तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। बेहतर समझने के लिए कृपया इस वीडियो का पार्ट 1 देखें। दुनिया की हर उन्नत अर्थव्यवस्था अपने उत्पादन का अधिकांश हिस्सा सेवाओं से प्राप्त करती है, जिसमें स्कूलों से लेकर बैंकों तक सब कुछ शामिल है। अगर अर्थव्यवस्था में कुछ ज़मीन से खोदे बिना या इसे किसी कारखाने में बनाए बिना वैल्यू जोड़ रहा है, तो इसकी सबसे अधिक संभावना सेवा क्षेत्र के रूप में कैटेगराइज होने वाली है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्विस सेक्टर इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सस्टेनेबल है और ये अन्य क्षेत्रों को भी अधिक लाभदायक बना सकता है। ऐसे दो देशों की कल्पना करें जहां एक एक फैक्ट्री हो। एक देश विशेष रूप से विनिर्माण पर केंद्रित है। वह बुनियादी ढांचे में बहुत अधिक निवेश करते हैं ताकि सामग्री को अंदर लाना और उत्पादों को बाहर भेजना जितना संभव हो उतना आसान हो सके। उनके पास एक लेबर फोर्स भी है जो बहुत कम मजदूरी की मांग करता है, इसलिए वे अपना निर्माण को आउटसोर्स करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए लॉजिकल चॉइस बन सकते हैं। उन्हें बहुत सारा बिजनेस मिलेगा। लेकिन अगर ये प्रक्रिया उनके कर्मचारियों को इतना अमीर बना देती है कि वे अधिक वेतन की मांग करना शुरू कर दें, तो वे अपनी ही सफलता का शिकार हो सकते हैं। इसकी तुलना उस दूसरे देश से करें जिसमें अभी भी फैक्ट्री है, लेकिन साथ ही ऐसी कंपनियों के साथ एक मजबूत सेवा क्षेत्र भी है जिनके पास इन हाउस R&D, डिज़ाइन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ये कंपनियां अपने उत्पादों को बनाने और उनके प्रीमियम चार्ज करने में सक्षम होंगी क्योंकि उनका बेहतर रिसर्च, डिज़ाइन और मार्केटिंग की जाती है। हाँ, इस उदाहरण में अधिकांश मूल्य सेवा क्षेत्र में बनाया जा रहा है, लेकिन पूरे अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि निर्माण क्षेत्र के कर्मचारियों को ऐसे उत्पाद बनाने के लिए अधिक भुगतान मिलेगा जो अधिक जटिल हैं और अधिक मूल्य जोड़ते हैं। हम अपनी वीडियो में संक्षिप्त में इस सिद्धांत का पता लगाएंगे कि क्यों इकोनॉमीज़ हमेशा के लिए ग्रो कर सकती हैं यदि वे ठीक से मैनेज की हों। यदि कोई अर्थव्यवस्था स्टील को चाकू में बदलने के लिए बुनियादी निर्माण का उपयोग करती है, तो वह उन उत्पादनों को कच्चे स्टील की भौतिक लागत से मामूली मार्कअप पर बेचने में सक्षम होंगे। ये पूरा तरह से सीधी प्रक्रिया है और वहाँ होने का मूल्य है। दिन के अंत में दुनिया को चाकू की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सामान विशेष नहीं है और केवल इतना ही है कि कोई कंपनी इन उत्पादनों को बेच सकती है इससे पहले कि वे किसी दूसरे देश में किसी अन्य कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कम भुगतान करने को तैयार हों। इसके बजाय यदि कोई अर्थव्यवस्था अपने सेवा क्षेत्र के उपयोग स्टेनलेस स्टील की उसी स्लैब से विमानन या चिकित्सा उपकरण के अत्याधुनिक और स्वामित्व वाले टुकड़े को डिज़ाइन करने के लिए करती है, तो वह इसे और अधिक धन और मजदूरी के लिए बेच सकती है। फैक्ट्री वर्कर्स की संख्या बहुत कम होगी क्योंकि उनका वेतन माल की अंतिम कीमत के बहुत कम हिस्से का प्रतिबिंब करते हैं। एक अच्छा कारण है कि क्यों यूरोप या अमेरिका जैसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निर्मित वस्तुओं को उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है, जो कि सच है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि चीनी या भारतीय विनिर्माण स्वाभाविक रूप से बढ़तर है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये वास्तव में ही अर्थव्यवस्थाओं में उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण करने के लिए वास्तव में समझ में आता है, क्योंकि जो सामान केवल बेचते हैं क्योंकि वे सस्ते होते हैं, वे इन अन्य देशों के सामान सस्ते नहीं होंगे। लेकिन इन सब का भारत और भविष्य के विकास की इसकी क्षमता से क्या लेना देना है? ठीक है, अपनी अनूठी जनसंख्या के कारण भारत में एक अर्थव्यवस्था की विशेष धीमी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह एक अविकसित अर्थव्यवस्था से एक विकासशील अर्थव्यवस्था तक बढ़ने की प्रक्रिया से गुजरती है और फिर अंत में एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद करती है। निश्चित रूप से यह वह जगह है जहां मैं ये कहता हूं कि कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कम से कम सभी
अर्थशास्त्री, लेकिन यह अभी भी भारत के मामले में खोज करने लायक है, क्योंकि भले ही ये परिदृश्य सच नहीं होता है, ये एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक लाभ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भारत का सबसे बड़ा विश्वविध्वंसी चीन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सच हो। वे विभिन्न बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और शायद करेंगे। चीन को सेवन आउटसोर्स करना बहुत कठिन है। चीन के साथ आने वाले सभी संपर्क जोखिमों को एक सेकंड के लिए नज़रअंदाज करना, विशेष रूप से हाल के महीनों में अधिकांश आबादी अंग्रेजी नहीं बोलती है और इसे पारे उनकी व्यावसायिक संस्कृति पश्चिम से बहुत अलग है। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में व्यापार प्रतिबंधनों और लाइसेंसिंग राज को हटाने के बाद से सेवाओं को आउटसोर्स करने के लिए भारत एक शानदार स्थान रहा है। चलिए अब फिर से कॉल सेंटर्स पे वापस आते हैं। अगर हम सीधे भारत के कॉल सेंटर की तुलना चाइना की फैक्ट्री फ्लोर से करें तो ये दोनों उद्योग काफ़ी हद तक एक जैसे दिखेंगे। वे दोनों काम वेतन देते हैं और वे दोनों ज़्यादातर विदेशी कंपनीज के लाभ के लिए हैं। ये उद्योग प्रवेश स्टार की नौकरियों के वैश्विक आर्थिक समकक्ष हैं। केवल फैक्ट्री फ्लोर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में प्रवेश स्टार की नौकरी है और कॉल सेंटर फॉर्च्यून 500 कंपनी के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में प्रवेश स्टार की नौकरी है। फैक्ट्री फ्लोर जॉब्स को फैक्ट्री फ्लोर जॉब के अलावा किसी अन्य चीज़ में बदलना बहुत मुश्किल है, जबकि सेवा क्षेत्र में बहुत बुनियादी नौकरियों को भी प्रशिक्षण और अनुभव के साथ अधिक मूल्य वर्धित नौकरियों में बदलना बहुत आसान है। आज भारतीय कंपनीज साधारण ग्राहक कॉल सेंटर की तुलना में कहीं अधिक जटिल सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत लेखांकन, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और यहाँ तक कि कानूनी सेवाओं सभी उद्योगों के लिए एक जाने माने गंतव्य रहा है, जिसकी पृथ्वी पर कोई अन्य देश जाना शक्ति और लागत दक्षता के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। पूरी तरह से स्पष्ट होने के लिए भारत के पास अभी भी चीन से बहुत सारे निर्माण कार्य को चुराने के लिए सस्ती जाना शक्ति है और वे निशानीद इस उद्योग से बहुत लाभान्वित होंगे। इससे पहले कि वे स्वयं इस काम को किसी अन्य देश को सौंप दें, लेकिन ये सेवा क्षेत्र का केंद्र बनने की भारत की अनोखी क्षमता है, जो इसे आने वाले दशकों में दुनिया की अग्रणी आर्थिक महाशक्तियों में से एक बना सकते हैं। लेकिन उस आशावाद के साथ शायद ये भी तलाशने लायक है कि क्या गलत हो सकता है। भारत के अर्थव्यवस्था ने 2020 में कुछ ऐसे किया जो उसने लंबे समय से नहीं किया था। वह सिकुड़ गई। अब स्पष्ट रूप से कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र वैश्विक आर्थिक स्थिति इसके पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्ति थी और भारत इन प्रखर रूप से अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हुआ था। लेकिन इससे पहले भी देश की वृद्धि धीमी होने के संकेत मिले थे। अर्थशास्त्रियों के बीच इसके लिए एक लोकप्रिय व्याख्या यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक ही समय में ओवर रेगुलेटेड और अंडर रेगुलेटेड दोनों है। 1990 के दशक के शुरुआत में किए गए परिवर्तनों के बावजूद कुछ सरकारी नौकरशाही बनी रही, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में, जहां आज भी देश में संचालित सबसे बड़े बैंक राज्य के स्वामित्व वाले और संचालित हैं। ये बैंक व्यवसायों और उपभोक्ताओं को लोन देने में धीमे रहे हैं, जिसका अर्थ है कि अच्छे विचारों को धरातल पर उतारना कठिन है और उपभोक्ता खर्च को रोक दिया गया है, क्योंकि कार या घर या शिक्षा जैसी किसी चीज़ के लिए लोन प्राप्त करना कठिन है। कुछ मामलों में सरकारी नियमन को भी बेतरतीब ढंग से लागू किया गया है। 2020 में किसानों द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया के कारण सरकार को कृषि उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने का एक बड़े फैसले को उल्टा पड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि सरकार द्वारा गारंटी किए कीमतों के बिना वे लाभदायक नहीं रहेंगे। याद रखें, यह प्रभावी रूप से संरक्षणवादी व्यापार हस्तक्षेप का एक रूप है, जो वही नीतियों थी
जो 1990 के दशक से पहले आर्थिक विकास को बढ़ित कराती थी। गंभीर अतिरेक का एक और उदाहरण भविष्य में सिर्फ 2 महीनों में निर्णय तिथि के बाद उनकी मुद्रा के कुछ मूल्य वर्ग को अनुपयोगी बनाना का सरकार का निर्णय था। इसका मतलब यह था कि लोगों को इन नोटों के बेकार होने से पहले बैंकों में जमा करने के लिए भागना पड़ा था, जिससे लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे। इसके कारण केवल खोए और बर्बाद हुए लोगों के घंटों के बाहर इसने देश की मुद्रा के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा किया। बिना समर्थित भय मुद्रा केवल तभी काम करती है जब लोगों को मानना है कि इसका मूल्य है, और ये प्रदर्शित करने की सरकार अपनी मुद्रा के कुछ मूल्यों को एक झटके में मिटा देने के लिए तैयार थी। इसने भारतीय रुपये में गंभीर व्यवसाय करने के लिए कितना सुरक्षित था, इस बारे में संदेह पैदा किया। जैसा कि ये डीमोनेटाइजेशन अजीब लगता है, सरकार ने सोचा था कि लाइसेंस राज के युग से एक और हैंगओवर के कारण ये आवश्यक था, जो उन सभी व्यवसायों में से एक है जिन्होंने तय किया कि आधिकारिक सरकारी नियंत्रण के बाहर काम करना आसान था। 2018 में अधिकांश अनुमानों के अनुसार अनौपचारिक ग्रे मार्केट व्यवसाय भारत के कुल उत्पादन के लिए आधे से अधिक का गठन करते हैं। अनौपचारिक व्यवसायों और श्रमिकों पर कर बादान स्पष्ट रूप से बहुत कठिन है, इसलिए सरकार को उम्मीद थी कि लोगों को अपनी नकदी जमा कराने के लिए मजबूर करके उन्हें अपनी आय की सूचनाएं दें और अपने कारणों का भुगतान कराने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह काम नहीं किया, लेकिन इसने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के समस्या को उजागर किया। कई कर्मचारी अनौपचारिक भूमिकाओं को जोड़ने के लिए और अधिक मूल्य जोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं, क्योंकि उन पर कर लगाया जाएगा और उनकी आय नकदी के लिए काम कराने वाले अनौपचारिक नौकरियों के तुलना में कम हो जाएगा। बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैश इन हैंड वर्क नहीं कराती हैं, जिसका अर्थ है कि लगभग 1.5 अरब लोग के देश में कुछ कंपनियों को श्रमिकों को आकर्षित करने में आश्चर्यजनक रूप से मुश्किल हो रही है। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच विभाजन भी 2 गति वाले अर्थव्यवस्था बनाने की धमकी देता है, जहां अंग्रेजी बोलने वाले कुशल श्रमिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम कराने वाले बाकी आबादी की तुलना में अपनी कमाई का एक वर्ग बन जाएंगे। हालांकि ये आवश्यक रूप से हेडलाइन जीडीपी के अंकदों को प्रभावित नहीं करेगा। इसका कारण ये है कि हम पहली बार में आर्थिक विकास चाहते हैं, ताकि उस अर्थव्यवस्था में प्रतिभागियों की रहने की स्थिति में सुधार हो सके। हालांकि यहाँ अच्छी खबर है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था 2018 में कुल आर्थिक उत्पादन के 52% से घटकर 2021 में केवल 20% रह गई। इस कमी का एक हिस्सा कम खोजने और व्यवसाय को वैध रूप से चलाने को आसान बनाने के सरकारी प्रयासों के कारण था, लेकिन एक अन्य प्रेरक शक्ति यह तथ्य था कि कई अनौपचारिक श्रमिकों को कोविड प्रकोप के दौरान व्यवसाय से बाहर कर दिया गया था, जबकि उनके अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के साथी काम कर सकते थे, घर या नियमित कार्यालयों के बाहर। भारत की अर्थव्यवस्था शुद्ध क्षमता के अलावा और कुछ नहीं है। इसकी एक युवा और कुशल आबादी है। इसमें चाइना के तहराफ को बुनाने की क्षमता है और यह उन उद्योग में निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ सकता है जहां अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए छलांग लगाना बहुत कठिन होगा। निर्णायक कारक ये होगा कि सरकार व्यवसायों और निवेशकों को ये विश्वास दिला सकती है कि भारत निवेश करने के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक जगह है। साथ ही अपनी आबादी को वित्तीय साधन भी दे सकती है, जिसकी उन्हें स्वतंत्र रूप से धनी बनने के लिए आवश्यकता है, जबकि राष्ट्र सामूहिक रूप से धनवान बनता है। ठीक है, अब समय आ गया है कि भारत दुनिया की
5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन नेशनल लीडर बोर्ड पर रखा जाए। 3.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद केवल $2,515 है, जो इसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के निचले चौथाई स्थान पर रखता है और इसे 10 में से 3 रेटिंग देता है, क्योंकि ये प्रभावशाली संख्या एक विशाल आबादी में व्यापक रूप से फैली हुई है। विकास की कहानी खुशनुमा है। पिछले 3 दशकों में अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हुआ है। हर 5 साल में इसका आकार लगभग 2 गुना हो गया है। जैसे कि हमने देखा है, देश का कमजोर बिंदु आत्मविश्वास और स्थिरता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों अभी भी एक ही ऐसी राष्ट्र के साथ व्यापार करने में हिचकिचाहट रहे हैं, जिसने बार बार दिखाया है कि यह वास्तव में विचित्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है, जो किसी उद्योग को मौलिक रूप से बदल सकता है। भले ही चीज़ें बेहतर हो रही हैं, देश की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था उतनी महान नहीं है और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों का प्रभाव है। और अंत में उद्योग, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, इस क्षेत्र में भारत के पास बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमता है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है, लेकिन कुछ समय के लिए इस बात की अवहेलना नहीं की जा सकती है कि इसकी अधिकांश लोग वैश्विक मानकों से बेहद करीब हैं, क्योंकि वह उतना मूल्य नहीं बना रहे हैं जितना वे बना सकते हैं। अंततः भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं में से एक होने के नाते बहुत शानदार काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।